हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे हों। आ, हम अपने साइंस के इस बैच को शुरू करेंगे जिस सब्जेक्ट से। उस सब्जेक्ट का नाम होगा केमिस्ट्री। ये वही सब्जेक्ट है जो बच्चों को थोड़ा सा हेडेक लगता है। देखिए, केमिस्ट्री को जो है वो तीन भाग में बांटा गया है। जिसका पहला ब्रांच या पहला भाग जो है आपके क्लास के लिए वो होगा फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड आपका होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड जो होगा वो आपका होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को बच्चा हिंदी में हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में बच्चा भौतिक रसायन बोलते हैं। इनऑर्गेनिक को बच्चा हम लोग अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। एक बात हम इसका ध्यान रखिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो क्लास में हम लोग जो है कॉपी और कलम, यानी कॉपी यानी नोटबुक और उसके साथ पेन, नोटबुक और पेन के साथ ही हमेशा जो है क्लास करना है। क्योंकि अगर आप नोटबुक और पेन के साथ क्लास करते हैं तो आपका माइंड जो है वो क्लास में रहता है। कभी भी सो करके एकदम क्लास नहीं कीजिए। और मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा नाम कुमार चित्रसेन सर है। और ये मेरा नाम कुमार चित्रसेन सर हुआ। और ये जो है ये मेरा 4th बैच होगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके पहले के जितने भी बैचेज हैं वो मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है। तो एक तरह से ये जो बैच है ये मेरे लिए ऑनलाइन में काफ़ी न्यू बैच होने वाला है। तो थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि ऑनलाइन मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है नहीं। बाकी मैं हमेशा ही ये कोशिश करूँगा बच्चा कि आपके लिए सब्जेक्ट को इतना आसान बना दूँ कि मेरे बारे में मुझे खुद आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़े, बल्कि आप खुद जो है अपने दोस्तों को, अपने से जूनियर, अपने भाई बहन को मेरे बारे में बताओ। तो चलो बच्चा, इसमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा टफ मानते हैं स्टूडेंट्स लोग। बाकी मेरा ये मानना है कि ये तो बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत आसान भी है। बस इसका बेसिक जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चा, केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग जो है कार्बनिक रसायन से ही करेंगे। और कार्बनिक रसायन को हम लोग जो है शुरू करेंगे बेसिक से। आपके क्लास के भी निगेटिव में जाकर, ज़ीरो तो बहुत ऊपर की चीज़ हो गई, मैं निगेटिव में जाके वहाँ से शुरू करूँगा और वहाँ से आपको केमिस्ट्री समझाने का प्रयास करूँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन को। तो बच्चा, अगर हम शुरू करें कार्बनिक रसायन की, तो सबसे पहले ये सवाल होगा कि कार्बनिक रसायन होता क्या है। तो कार्बनिक रसायन जो है ये कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन होता है। कार्बनिक रसायन क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन होता है। अब सबसे पहला तो यही सवाल होगा कि सर ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो यही सवाल बहुत पहले जो है जहन में आया था कि आखिर ये कार्बनिक रसायन होते क्या हैं। तो जब ये सवाल आया तो उस समय एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बर्जीलियस। उनका नाम क्या था, उनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत को कहा जाता है जीवन शक्ति का सिद्धांत।
जीवन शक्ति का सिद्धांत, जिसे वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी कहा जाता है। देखिए, तो ये वाला जो सिद्धांत दिया गया, एक्चुअली ये बोले कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। उस समय जो कार्बनिक यौगिक हमें प्राप्त थे, उन्हें हम ऐसा कह सकते हैं प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक। प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक। तो उस समय जो कार्बनिक यौगिक हमें प्राप्त होते थे, उनमें मेनली क्या होते थे, तो प्रोटीन हो गए, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट या जिसे मंड भी कहा जाता है, ये हो गया। और बच्चा, इसका अगर तुम सोर्स देखोगे तो प्रोटीन तुमको कहाँ मिलता है? अंडा में मिलता है, दूध में मिलता है, तुमको दाल में मिलता है कि नहीं? उसी तरह वसा देखोगे तो जितने भी आप तेल देखते हैं, सारे के सारे तेल में आपको वसा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट आपको रोटी में मिलता है, आपको चावल में मिलता है कि नहीं? तो आप देखते हैं कि इसके जितने भी सोर्स हैं, जैसे अंडा, तो वो क्या हो गया, किसी जंतु से प्राप्त चीज़ें हो गई। जैसे दाल, वो क्या हो गया, किसी पौधे से प्राप्त चीज़ें हो गई। तो बच्चा, प्रारंभिक जितने भी कार्बनिक यौगिक थे, वो या तो जंतु से प्राप्त वाले थे या फिर किससे प्राप्त वाले थे, पौधे से प्राप्त वाले थे। तो बर्जीलियस ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई प्रारंभिक जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, वो या तो किसी जंतु से मिल रहे हैं या किसी पौधे से, यानी कहीं ना कहीं ये किससे प्राप्त हो रहे हैं, तो सजीव से प्राप्त हो रहे हैं। तो बर्जीलियस ने कहा कि कार्बनिक यौगिक केवल और केवल जो है सजीव से प्राप्त हो सकते हैं। अब सवाल हुआ कि भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि सजीव में होता है अदृश्य शक्ति। सजीव में क्या होता है, तो अदृश्य शक्ति होता है, और इसी शक्ति के वजह से जो है सजीवों में क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो इनसे पूछा गया कि सर ये बताइए कि क्या कार्बनिक यौगिकों को हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं? तो ये बोले ना ना बच्चा, बिल्कुल ना। चूँकि अदृश्य शक्ति केवल सजीवों में होता है, इसलिए कार्बनिक यौगिकों को हम लोग लैब में यानी प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि भाई कार्बनिक यौगिकों के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया, तो आप क्या कहिएगा, वर्जिलियस ने। आपको पूछा जाएगा वर्जिलियस ने किस सिद्धांत में बताया, तो आप क्या कहिएगा, जीवन शक्ति के सिद्धांत में। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, तो आप ये कहिएगा कि भाई जीवन शक्ति का सिद्धांत वर्जिलियस के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सजीवों में अदृश्य शक्ति होती है, और इसीलिए कार्बनिक यौगिक कभी भी प्रयोगशाला में बनाए नहीं जा सकते। अब चूंकि ये बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे उस समय के, तो इनकी बातों को सब एकदम आंख बंद करके विश्वास करता था, ठीक है ना। तो उस समय जो है इनकी बातों का पूरा कहीं भी जो है विरोधाभास नहीं हुआ, और कई सालों तक इनके बातों को एज इट इज़ माना जाने लगा, और सही में लोगों को ये विश्वास हो गया कि भाई कार्बनिक यौगिक जो हैं वो केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन बच्चा, कहते हैं ना, गुरु गुड़ और चेला चीनी। धीरे धीरे एक चीज़ आया सामने, और वो आया बोहलर, जो कि कौन थे, बर्जीलियस के चेला जी। तो बर्जीलियस का एक चेला था जिसका नाम क्या था बच्चा, बोहलर। बर्जीलियस के चेला का नाम क्या था, बोहलर। इसका नाम देखिएगा क्या दिख रहा है, बोहलर। अब ये क्या करता था, तो ये उस समय एक यौगिक था जिसका नाम था NH4CNO। इसको बच्चा अमोनियम साइनेट बोला जाता है, अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट नामक यौगिक को जो है बोहलर प्रयोगशाला में गर्म कर रहा था। बोहलर जो है प्रयोगशाला में किसको गर्म कर रहा था, तो अमोनियम साइनेट को। और ये देखा कि कुछ इस प्रकार का यौगिक बन गया, और इस यौगिक का नाम होता है यूरिया।
अब जाहिर सी बात है कि जो अमोनियम साइनेट होता है यह एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक होता है। अमोनियम साइनेट जो होता है वह एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक होता है, और जबकि यूरिया जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर बोहलर ने क्या किया कि जब अमोनियम साइनेट को प्रयोगशाला में गर्म किया तो उसे यूरिया मिल गया, जिससे ये पता चला कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उसे प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। और जो बर्जीलियस के द्वारा जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया गया था, बर्जीलियस ने जो जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को इसी का जो चेला है बोहलर, वो गलत साबित कर दिया और बोला ऐसा नहीं है कि केवल सजीव में ही बनते हैं कार्बनिक यौगिक, इसे प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। और बस इसके ये कहने तक का ही देर था, उसके बाद इतना कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया गया कि इसके लिए एक अलग केमिस्ट्री ही बन गया, जिसे हम लोग कहने लगे कार्बनिक रसायन। तो अब हम लोग जो है कार्बनिक रसायन के इस बेसिक सी चीज़ों को पढ़ लिया है, जो कि ऑफ कोर्स आप क्लास 10th में भी पढ़े थे। तो ये क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ रखा था, बस उसी को जो है यहाँ पे हमने बेसिक के तौर पर आपको बता दिया। अब यहाँ से बच्चा जब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग जो है वास्तव में समझेंगे कि कार्बनिक यौगिक का जो है डेफिनेशन क्या है। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें तो हमने बस यही देखा कि भाई कार्बनिक यौगिक सजीवों से प्राप्त हो सकते थे। फिर देखे कि बोहलर आया तो बोला कि ये जो होता है ये किससे प्रयोगशाला से भी बनाया जा सकता है। तो अब एक्चुअल में देखा गया कि भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कार्बनिक यौगिक है क्या, क्योंकि अभी तक हमें जवाब तो नहीं मिला कि कार्बनिक यौगिक होता क्या है। तो एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लेवोजियर। और लेवोजियर ने जो है कार्बनिक यौगिक का कुछ इस प्रकार परिभाषा दिया। इन्होंने कहा कि जितना भी हाइड्रोकार्बन है, जितना भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और जितना भी हाइड्रोकार्बन से बना यौगिक है, यानी हाइड्रोकार्बन से बने यौगिक को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न। तो जितना भी हाइड्रोकार्बन है और जितना भी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है वो सब क्या होंगे, तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है कार्बनिक यौगिक का वो आपको याद करना है कि हाइड्रोकार्बन एवं इसके व्युत्पन्न को हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और ये किसके द्वारा दिया गया, तो लेवोजियर के द्वारा। इसे हिंदी में लफवाजे भी कहा जाता है। इनके नाम को जो है, जैसे अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, वैसे लफवाजे को इंग्लिश में लेवोजियर कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में लेवोजियर कहा जाता है, हिंदी में लफवाजे लिखा होता है। अब जब आप इसको तोड़िएगा तो ये निकलेगा हाइड्रो प्लस कार्बन, जहाँ हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। अब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जितने भी यौगिक बने होते हैं सब के सब क्या होंगे, तो कार्बनिक यौगिक होंगे। और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का क्या मतलब, तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का मतलब है कि हाइड्रोजन के जगह पर अगर कोई और ग्रुप आके क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो वो होगा हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे CH4 है और मान लीजिए इसने Cl2 से रिएक्शन किया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश को हम लोग H से लिखते हैं इसकी उपस्थिति में। तो इसने क्या बना लिया, CH3Cl और प्लस HCl। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और एक हाइड्रोजन के जगह पर एक क्या हो गया, क्लोरीन आकर जुड़ गया।
तो यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन के जगह पे कोई एक ग्रुप जैसे क्लोरीन आके जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाएगा। बाकी बच्चा इसके बारे में बहुत डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इसके व्युत्पन्न के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप समझना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम क्रियात्मक समूह को क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, और तब जो है इसके व्युत्पन्न को हम बहुत ही लेवल में आकर क्लियर करेंगे। अब यहीं पर आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे CH4 है और इसका आपने दहन कर दिया, तो यहाँ पे बनेगा बच्चा CO2 प्लस क्या बन जाएगा, H2O। इसलिए ध्यान रहे कि दहन वाले यौगिक जो हैं ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए CO2 जो है एक कार्बनिक यौगिक नहीं है। जैसे बचपन में हम लोग याद करते थे कार्बनिक यौगिक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन होता है, तो वो वाला डेफिनेशन यहाँ आपको जो है ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ आपको बस ध्यान में रखना है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है, यानी कोई ऐसा यौगिक दिखा जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो आंख बंद करके उसको हाइड्रोकार्बन मान लेना। और दूसरा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, और व्युत्पन्न कब बनेंगे, जब हाइड्रोजन को कोई ग्रुप विस्थापित करेगा, यानी हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पर खुद आकर जुड़ जाएगा, तब उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। यहाँ पर क्या हुआ है, दहन हुआ है, तो दहन से प्राप्त यौगिक जो है वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए CO2 जो है वह एक कार्बनिक यौगिक नहीं है। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिसमें कार्बन तो होता है लेकिन वो कार्बनिक यौगिक नहीं है, इसको भी आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। तो उन यौगिकों का नाम क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे ऐसे यौगिक, इसको हमें नोट पॉइंट में लिखना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन तो होता है जिनमें कार्बन तो होता है परंतु वे कार्बनिक यौगिक नहीं होते, कार्बनिक यौगिक नहीं होते। जैसे कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन होता है लेकिन वो कार्बनिक यौगिक नहीं होते, जैसे CO2 हो गया। अभी हमने दोस्तों अमोनियम साइनेट के बारे में पढ़ा था, इसमें भी देखिए कार्बन है, ये N है नाइट्रोजन, इसमें भी कार्बन है परंतु ये भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसके अलावा सोडियम का कार्बोनेट हो गया या सोडियम का बाइकार्बोनेट हो गया, ये दोनों में भी कार्बन है परंतु ये जो है कार्बनिक यौगिक नहीं है। ETC का मतलब इत्यादि। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन होते हैं लेकिन वो कार्बनिक यौगिक नहीं है, उनमें ये सारा एग्जाम्पल थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, आगे हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं और इसके जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सारे क्या होते हैं, तो वो सारे जो हैं हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। और कार्बनिक यौगिक का अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो कार्बनिक यौगिक का अध्ययन ही कार्बनिक रसायन है। इसका मतलब है पहले हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, फिर हम क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ हाइड्रोजन और कार्बन। अब हाइड्रोजन को कौन हटाएगा, तो कोई ग्रुप हटाएगा, और जब ग्रुप हटाएगा तो कुछ जो यहाँ पे जैसे कार्बन के साथ क्या होगा, वो ग्रुप आकर जुड़ जाएगा जब हाइड्रोजन को हटा देगा। तो इस वाले कंपाउंड को हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न।
अभी जो है ये क्या है, अभी ये है हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उस ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं जो इसको हटा सकता है, और तब उस ग्रुप के हटाने से बने यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस इतना ही है, इसके कुछ रिएक्शंस हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसको समझने से पहले हम कार्बन के कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। देखिए, कार्बन जो होता है इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। और कार्बन की जो संयोजकता यानी वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो कार्बन है ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इसकी वैलेंसी 4 है, इसका मतलब ये कितना बॉन्ड बना सकता है, 4। यानी एक जो क्या होगा, कार्बन होगा वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। यानी कार्बन हमेशा ही कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। कभी भी ये 5 बॉन्ड या 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन एक बंध के साथ किससे जुड़ा होता है, कार्बन से। अब यहाँ हम देखते हैं कि कार्बन जो होता है वो दूसरे कार्बन से भी जुड़ सकता है। कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है। कभी भी 2 कार्बन जो है 4th बॉन्ड के साथ आपको जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। कभी भी कार्बन जो है वो आपको 4th बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल बंध होता है, तो इस एकल बंध की लंबाई थोड़ी बड़ी होती है। जब द्विबंध होता है तो इस बंध की लंबाई थोड़ी छोटी होती है, और जब त्रिबंध होता है तो ये और छोटा हो जाता है। बात करें मजबूती की, तो 2 कार्बन जब आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, डबल बॉन्ड में थोड़ी सी मजबूती आती है, और ट्रिपल बॉन्ड होने के बाद इनकी मजबूती बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बच्चा, जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जब कार्बन और कार्बन के बीच जो होता है डबल बॉन्ड होता है तब इसकी लंबाई घटकर कितनी हो जाती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब इसकी लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के साथ, या मान लीजिए डबल बॉन्ड के साथ, या मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़कर इस प्रकार क्या करेगा, या तो वो सीधी श्रृंखला वाले यौगिक बनाएगा, या फिर वो आपस में ही जुड़ करके क्या करता है, साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, यानी कि बंध संरचना बनाता है। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्या हो, खुला हो, तो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो श्रृंखला बंद होती है उसे हम लोग एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी में देखिएगा, बंध संरचना में एक विशेष संरचना बनता है जिसे हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे जो है पढ़ेंगे। एरोमेटिक के बारे में विशेष रूप से हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सिंगल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ सकते हैं। 4 बॉन्ड के साथ कभी भी नहीं जुड़ेंगे। और दूसरी बात, ये जुड़ करके आपस में बंध संरचना भी बना सकते हैं। तो जब बंध संरचना बनाते हैं तो उसे मेनली क्या कहा जाता है, एलिसाइक्लिक, या क्या कहा जाता है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के बारे में हम लोग जो है वो कल पढ़ेंगे। आज हम लोग देखते हैं
बस इसके कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों को। अब देखिए यहाँ एक कार्बन दूसरे कार्बन से जो है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बाकी के जो इसके बॉन्ड है, जैसे इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया जो कि इस कार्बन के साथ है, तो इसका मतलब है इसके पास 3 और बॉन्ड होंगे, क्योंकि प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड रखता है 4, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है 4। तो इसका 3 बॉन्ड जो है वो 3 हाइड्रोजन से पूरा होता है, इसलिए इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे 3। अब आप सेकेंड कार्बन की बात करिएगा तो एक बॉन्ड ये इस कार्बन से बनाया था, एक बॉन्ड इससे, तो इसके पास 2 बॉन्ड बचे थे, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास होंगे। सिमिलरली इसके भी पास 2 होंगे, इसके पास 2 बंधन इधर बना हुआ है, एक बंधन इधर, तो इसके पास केवल और केवल 1 हाइड्रोजन होंगे। सिमिलरली इस कार्बन को भी आप देखिएगा 2 और 1 3 बंधन बना लिया है, तो इसके भी पास 1 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ आप देखिएगा कि 3 और 1 4 बंधन इसका भी कंप्लीट है, 3 और 1 4 इसका भी। इस कार्बन ने एक बंधन बनाया है, तो इसके भी पास कितने कार्बन होंगे, तो सॉरी कितने हाइड्रोजन होंगे 3। तो इस प्रकार आप बॉन्ड के हिसाब से कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे इसका भी पता लगा सकते हैं। जैसे इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि भाई 1 और 2 2 बंधन बनाया है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। सारे ही कार्बन के पास कितने कितने हाइड्रोजन होंगे, तो 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरह के कंडीशन में आपको क्या करना है, ये देखना है कि भाई कार्बन ने अपने चारों ओर कितना बंधन बनाया, तो बाकी के जो बंधन होंगे वो उसका किसके साथ आप पूरा कर दीजिएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो इस प्रकार आपने देखा कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में और डिटेल से समझना शुरू करते हैं। अब देखिए मेनली हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक। और एक और इसका प्रकार होता है जो कि क्या होता है, एरोमेटिक। तो एक तो हो गया एलोफैटिक, एलिफैटिक। एलिफैटिक में हमने देखा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन जो होते हैं वो सीधी श्रृंखला में होते हैं, यानी श्रृंखला उसका कैसा होता है, खुला श्रृंखला। और जो बंद श्रृंखला होता है वो क्या होता है, तो एलिसाइक्लिक होता है वो। और उसके बाद हमने देखा बंद श्रृंखला क्या हो सकता है, तो एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक के बारे में बच्चा हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अभी हम लोग एलिसाइक्लिक और इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो एलिसाइक्लिक और जो एलिफैटिक कंपाउंड है ये क्या हो सकते हैं, कि जैसे एलिफैटिक क्या हो सकते हैं, ये या तो एल्केन हो सकते हैं, ये या फिर एल्कीन हो सकते हैं, या फिर ये एल्काइन हो सकते हैं। तो जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है ये क्या क्या हो सकते हैं, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। अब इसकी बात आप करिएगा तो ये क्या क्या हो सकते हैं मेनली, तो ये भी बस इसके नाम के पहले क्या लगा लीजिएगा, साइक्लो। तो ये साइक्लो एल्केन हो सकते हैं, ये साइक्लो एल्कीन हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं, साइक्लो एल्काइन। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि एल्केन जो होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2। जो एल्कीन होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और जो एल्काइन होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस का 2। अब इन चीज़ों को जो है हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। वास्तव में यहाँ पर एक चीज़ आपको अब बार बार दिखेगा जिसका नाम क्या होगा, एल्क। अभी हम समझते हैं एल्क का मतलब क्या होता है। देखिए किसी भी जगह पर जब हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन की श्रृंखला के बारे में,
तो उसमें एक हम लोग नाम यूज करेंगे आगे चलकर मुख्य श्रृंखला। तो जब भी हम बात करेंगे मुख्य श्रृंखला की, तो मुख्य श्रृंखला में कार्बन की कुछ ना कुछ तो संख्या होगी। कार्बन की संख्या 1 भी हो सकती है, कार्बन की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है कि नहीं। तो ये कहाँ तक हो सकती है, तो ये बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम लोग को 10 तक पढ़ना है। तो मुख्य श्रृंखला जब हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें देखेंगे कार्बन की संख्या 1 से लेकर 10 तक या इससे ज़्यादा हो सकती है। हम लोगों को मेनली 10 तक के बारे में पढ़ना है, जो कि आपको क्लास 12 तक काम देगा। तो इसमें जब आप बात करेंगे एल्क की, तो एल्क का मतलब होता है कि मेन श्रृंखला में अगर एक कार्बन है तो वहाँ पर एल्क एक रूट वर्ड होता है, जहाँ एल्क के जगह हम लोग एक कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मेथ। कहीं पर भी आप देखिएगा किसी कार्बनिक यौगिक का नाम मिथ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उसके मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे, तो 1। 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एथ। 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोप। 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्यूट। 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेंट। 6 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हेक्स। 7 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हेप्ट। उसके बाद बात करें 8 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं नॉन। और 10 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डेक। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एल्केन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एल्केन का एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा एल्क के जगह मीथ देंगे तो होगा मीथेन, ईथ देंगे तो ईथेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो एल्केन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, एल्केन की। तो इसका पहला यौगिक जो होता है वो क्या होता है, एथेन। कभी भी देखिए एल्कीन और एल्काइन जो होता है वो एक कार्बन से शुरू नहीं होता, यानी एल्कीन और एल्काइन के कम से कम छोटी श्रृंखला जो होगी उस मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे, तो कम से कम 2, यानी ये शुरू होगा इथ इन। इन तो लास्ट में लगता है, एल्क के जगह कहाँ से ये शुरू होगा, इथ से। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकीन होगा। सिमिलरली ये कहाँ से शुरू होगा, तो ये भी इथ आइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन, यहाँ से शुरू होगा। कभी भी मीथेन हो सकता है बट मीथीन और मिथाइन नहीं हो सकता, तो ध्यान रखिएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट पेज में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उसके बाद बचे हुए चीज़ों को हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब जब हम लोग बात करते हैं एल्केन की, तो सबसे पहले आप देखिएगा नाम ही क्या है, एल्केन। अब एल्केन इसका नाम है और इसका सामान्य सूत्र हम लोग देखते हैं क्या है, CnH2n+2। अब यहाँ आप देखिएगा एल्क के जगह अगर एक कार्बन लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मीथेन हो जाएगा। एल्क के जगह अगर 2 कार्बन लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। एल्क के जगह प्रोप लिखेंगे, प्रोप प्लस एन, एन सबके लास्ट में आपको दिखेगा। और एल्क के जगह मीथ, ईथ, उसके बाद 3 के लिए आएगा प्रोप, 4 के लिए आएगा ब्यूट, 5 के लिए आएगा पेंट, 6 के लिए आएगा हेक्स। तो इस प्रकार जो है इसका जो है नाम हो सकता है। सब के लास्ट में ANE लगा हुआ होगा। अब यहाँ आप देखिएगा अगर मीथेन होगा और कार्बन की संख्या 1 होगी, तो अगर n का मान 1 होगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 × 1 यानी 2 + 2 4। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CH4। अगर देखिएगा ईथ, तो ईथ का मतलब होता है कार्बन की संख्या 2, और अगर n का मान 2 रखेंगे तो ये होगा 2 दूनी 4, 2 6। सिमिलरली अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा।
5 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 रखेंगे तो 14 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ अगर 1 रखे तो 2 दूनी 4, 2 रखे तो 3 दूनी 6, 3 रखे तो 4 दूनी 8, 4 रखे तो 5 दूनी 10, 5 रखे तो 6 दूनी 12। यानी यहाँ अगर कितना है, 6 है, तो ये होगा 7 दूनी 14। तो यहाँ पर कितना लिखाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 14। तो आप हमेशा देखिएगा कि भाई एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार आप ये जो लिखे हैं यहाँ पर जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ये सभी यौगिक के नाम हो गए। इससे और भी आगे आप जा सकते हैं, जैसे आप 7 पर जाइएगा तो आपको हेप्टेन दिखेगा। हेप्टेन के लिए आप 7 के लिए लिखिएगा C7, तो H कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 7 दूनी 14 और 2 16। इस प्रकार यहाँ पर जो भी चीज़ हम लिखे हैं ये सारी चीज़ें बच्चा क्या कहलाती है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा कहलाती है अणुसूत्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अणुसूत्र। अब अणुसूत्र से जो है बच्चा हम लोग संरचना सूत्र लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है CH4, इसका मतलब है एक C है और बाकी इसके साथ कितना H है, तो 4 H है। तो देखो यहाँ एक C के साथ 4 H बना दिए, तो ये क्या हो गया CH4। अगर C2H6 बनाना है तो सबसे पहले हम 2 कार्बन को लेंगे और उसको सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, क्योंकि एल्केन में याद रखिएगा सभी कार्बन, जितने भी एल्केन में कार्बन होते हैं सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। सभी कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एकल बंधन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा एल्केन में तो 2 कार्बन है यहाँ, तो दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 3 और बनाएगा। ये भी कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 और, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है तो ये हमेशा ही कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। तो इस प्रकार आप देखें कि इथेन का आप कैसे लिख सकते हैं संरचना सूत्र, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। सिमिलरली बच्चा अगर हम हेक्सेन की बात करें तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जितने भी कार्बन है इसको हाइड्रोजन के साथ अगर हमको जोड़ना होगा तो इस कार्बन ने एक बंधन बनाया, तो इसके पास कितने और हाइड्रोजन आ सकते हैं, 3 और आ सकते हैं। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास 2 और हाइड्रोजन आ सकते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे क्या हैं यौगिक हैं उसको हम लोग इस प्रकार हम बना सकते हैं। अब बच्चा यहाँ से अगर तुम आगे बढ़ोगे तो ये देखोगे कि इसको जो है हम कार्बन को हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार लिख सकते हैं CH4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3-CH3। इन तीनों हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिए, इसके तीनों हाइड्रोजन को एक साथ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं CH3, फिर ये लाइन देंगे, फिर इसके लिए CH2 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 और लास्ट वाला CH3। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं लास्ट में क्या होगा CH3 CH2 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 और CH3। तो यहाँ आप देखिएगा कि इस कार्बन को हमने क्या लिखा CH3, क्योंकि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। इसके लिए हमने लिखा CH2 क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो आप सूत्र लिख रहे हैं जिसमें आप हाइड्रोजन और कार्बन सारे ही बॉन्ड को खोलकर लिख रहे हैं, इस तरह के सूत्र को कहा जाता है संरचना सूत्र। इस तरह के सूत्र को क्या कहा जाता है, संरचना सूत्र कहा जाता है। और यहाँ जो आप सूत्र देखे हैं जिसमें हाइड्रोजन को कार्बन के साथ लिखा गया है, इस प्रकार के सूत्र को कहा जाता है संघनित सूत्र। कार्बनिक यौगिक में सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई सूत्र दिखेगा तो वो आपको दिखेगा संघनित सूत्र।
और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इसको हम लोग अणुसूत्र बोले, और ये अणुसूत्र भी मीथेन का यही होता है और यही इसका संघनित सूत्र भी होता है, क्योंकि यहाँ हमने कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन को लिखा, तो ये संघनित सूत्र भी है। जबकि ये वाला जो हम सूत्र लिखें ये क्या है, ये संरचना सूत्र। तो इस प्रकार आप समझ गए कि किसी कार्बनिक यौगिक के मेनली 3 सूत्र हो सकते हैं, अणुसूत्र, संघनित सूत्र और संरचना सूत्र। इसके अलावा इसके एक और सूत्र होते हैं जिसे हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हो गया एल्केन के बारे में। तो एल्केन के बारे में आप इस प्रकार समझ सकते हैं, और किसी भी इसके यौगिक को, जैसे हेप्टेन को भी आप लिख सकते हैं, ये इसका अणुसूत्र है, इसके संरचना सूत्र और संघनित सूत्र को भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको दिखेगा एल्कीन। अब एल्कीन में हमने आपको बताया कि ये कहाँ से शुरू होता है, तो ईथ से शुरू होता है, मीथ से शुरू नहीं होता है। तो पहला इसका यौगिक हो जाएगा इथेन, दूसरा हो जाएगा इसका यौगिक प्रोपीन, तीसरा इसका यौगिक हो जाएगा ब्यूटीन, चौथा इसका यौगिक हो जाएगा पेंटीन, और इसी प्रकार ये आगे बढ़ेगा। अब एल्कीन के बारे में हमने आपको बताया कि एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। हमने आपको एक और चीज़ बताया कि जो एल्कीन होगा, अगर आप नहीं पढ़े अभी तक तो देखिए, एल्कीन जो होता है इसमें किसी 2 कार्बन के बीच जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा। किसी 2 कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड, और बाकी के कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। यानी कितने डबल बॉन्ड होंगे, तो केवल एक, और वो किसी भी 2 कार्बन के बीच हो सकता है। अब यहाँ आप देखिएगा ईथ का मतलब क्या होगा, तो 2 कार्बन, तो अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 गुना है। अगर प्रोप का मतलब हुआ C3 तो h कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर ब्यूटीन में C अगर 4 हुआ तो h कितना हो जाएगा 8। पेंटीन में C अगर 5 हुआ तो h कितना हो जाएगा 10। तो जब भी आप ऐसा यौगिक देखें कि जिसमें कार्बन की संख्या का 2 गुना हो हाइड्रोजन का संख्या, तो इस तरह के यौगिक क्या कहलाते हैं, तो एल्कीन कहलाते हैं। अब ये तो हो गए इसके अणुसूत्र, ये तो हो गए इसके अणुसूत्र। अब इसके संरचना सूत्र को देखिएगा तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो आप बताइए इसके कितने बॉन्ड फ्री हो गए, तो 2 ही बॉन्ड, क्योंकि ये 4 बंधन बनाएंगे। तो ये दोनों बंध किससे जुड़े होंगे, तो हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र में अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लिखेंगे तो यहाँ होगा CH2, बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा फिर से CH2। तो ये हो जाएगा इसका संघनित सूत्र। अगर इसकी बात करें तो 2 कार्बन पहले तो किससे जुड़े होंगे, डबल बॉन्ड से, और बाकी के कार्बन सिंगल बॉन्ड से। अब इसके पास 2 ये बॉन्ड बना लिया है तो 2 बॉन्ड फ्री है, तो ये दोनों जगह पे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। इसके पास 1, 2 और 3 बंधन बनाया तो चौथा बॉन्ड एक फ्री है, तो वहाँ भी हाइड्रोजन होगा। और सिमिलरली इसके साथ क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। अब बात करेंगे तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन रखा है तो इसके लिए CH2 लिखेंगे, बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसके साथ CH लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और इसके साथ लिखेंगे CH3। तो ये हो जाएगा इस वाले कंपाउंड का क्या, संघनित सूत्र। अब आप इसके लिए लिखना चाहते हैं तो देखिए C अगर 5 है तो क्या करेंगे, पहले तो 5 कार्बन बना लेंगे और किसी 2 कार्बन के बीच क्या करेंगे, डबल बॉन्ड देंगे। प्रारंभिक दौर में आपको जो है शुरुआत के या अंतिम के 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देना। बाकी धीरे धीरे जब आप इसमें माहिर होते जाएंगे तो आप समझेंगे कि इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन बदलने से इसके नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब आप देखिए 2 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास 2 बंधन फ्री होंगे, 3 बनाया तो इसके पास 1
दो बनाया है तो इसके पास दो, ये भी दो बनाया, इसके भी पास दो, और ये दो बनाया, एक बनाया है इधर, तो इसके पास तीन हाइड्रोजन है। ये इसका संघनित सूत्र हो गया। संरचना सूत्र में आप हाइड्रोजन को अलग करके लिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार जो है यौगिक के हाइड्रोजन को अलग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संरचना सूत्र। और जब आप हाइड्रोजन को कार्बन के साथ लिख देंगे तो वो हो जाएगा संघनित सूत्र। और जब आप एक ही बार हाइड्रोजन और कार्बन लिखिएगा और सारी संख्या को एक साथ लिखिएगा तो वो हो जाएगा अणुसूत्र। तो इस प्रकार आप देखें किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। इसी प्रकार जो होता है वो एल्काइन के बारे में भी आपको पढ़ना है। और हमने देखा कि भाई एल्काइन भी कहाँ से शुरू होता है, दो कार्बन से। तो ये भी कहाँ से शुरू होगा, एथ से। तो एल्क के जगह इथ लिखेंगे, लास्ट में क्या लगेगा, आयन। उसी तरह क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। उसी तरह क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अब आप देखिएगा इथ का मतलब दो, इसका सामान्य सूत्र क्या देखे थे, CnH2n माइनस का 2। तो जो इथाइन होगा इसमें क्या हो जाएगा, C2, तो H कितना हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 में से 2 जाएगा 2। अगर प्रोपाइन हुआ C3 तो H कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 जाएगा 4। अगर ये ब्यूटाइन हो गया तो 4 दूनी 8 और 8 में से 2 जाएगा तो 6। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि इसके ये क्या है, अणुसूत्र हैं। अब इसको आप अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे संघनित सूत्र में तो क्या होगा, C और ट्रिपल बॉन्ड C। अब 3 बंधन बना लिया तो इसके भी पास एक हाइड्रोजन और इसके भी पास एक हाइड्रोजन फ्री होंगे। अब इसका आप देखिएगा संरचना सूत्र तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। बस हाइड्रोजन को कार्बन से अलग कर देंगे तो संरचना सूत्र होगा। अब यहाँ C3 है तो सबसे पहले तो 3 हाइड्रोजन बना लिए। अब फर्स्ट कार्बन के बीच हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड देंगे। अब इसके पास 3 बंधन बन गया तो एक हाइड्रोजन होगा। इसके पास 3 और 1 4 पूरा है, इसने 1 बनाया तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बना लेंगे और प्रथम कार्बन के बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास एक भी नहीं होगा, इसके पास 2 होगा और यहाँ कितना होगा, 3। तो ये हो गया संघनित सूत्र। और आप इसी प्रकार जो है इसका संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बस आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन को बना देना होगा। तो इसी प्रकार आप इसका भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एल्काइन के बारे में। दोस्तों आगे के लेक्चर में हम लोग एलिसाइक्लिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में एरोमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को जो है ऑर्गेनिक को समझने के लिए इन बेसिक को बार बार रिवाइज करना है और एकदम आसान तरीके से समझना है। कुछ भी टफ जैसा चीज़ नहीं होता। बाकी मैं जानबूझकर इसके बहुत सारे थ्योरी को आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो पहले आप इतना स्तर पर तैयार हो जाइए, उसके बाद हम आपको इसका नाम वगैरह सब कुछ सिखाएंगे। इसका IUPAC नाम क्या होगा, कॉमन नाम क्या होता है इसका। जैसे इसका नाम होता है एसिटिलीन। आप देखे थे कि एक क्या था, इथीन था इससे पहले। तो इथीन का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एथिलीन। इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है, इथिलीन। और इसका जो सामान्य नाम क्या है, एसिटिलीन। तो ये बार बार पूछा जाता है, तो मैं जानबूझ के आपको इन चीज़ों से थोड़ा अभी दूर रख रहा हूँ। पहले आप थोड़ा बेसिक समझ जाइएगा, तब आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। बाकी अब अगर हम आपको बता दिए हैं तो ये दोनों बात याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये सारा जितना भी चीज़ हम लिखें इसका PDF आपको लेक्चर में ही मिल जाएगा, उसी वाले सेक्शन में। जो इसके नीचे एक सेक्शन बना देंगे उसी में आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।